Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ competitive English के लिए है और आज का टॉपिक है यूज ऑफ सम टिपिकल एडवर्ब्स पार्ट 2। तो आइए पार्ट 2 में रूल नंबर 17 जस्ट से यह वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जस्ट के विषय में बात करते हुए, इसके अर्थ को समझते हुए, प्रयोग को समझते हुए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का रूल नंबर 17 जस्ट से स्टार्ट होगा। जस्ट पॉइंट ए, जस्ट मीन्स राइट नाउ, मतलब ठीक अभी। नॉट लॉन्ग बिफोर, यानी इसका मतलब बहुत पहले नहीं। नॉर्मली इट इज यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अधिकांशतः यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है राइट नाउ, यानी ठीक अभी। नॉट लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले नहीं, अभी, इसी वक्त। ही हैज जस्ट अराइव्ड, यानी वह ठीक अभी अभी पहुंचा है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई स्टोरी, यानी मैंने अपनी स्टोरी अभी अभी खत्म की है। राइट नाउ, अभी अभी मैंने खत्म की है। सिंपल विद सिंपल पास्ट टेंस ऑल्सो एंड देयर इट मीन्स ओनली या बेयरली। जस्ट का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन जब सिंपल पास्ट टेंस के साथ जस्ट का प्रयोग किया जाता है तब इसका अर्थ होता है ओनली, केवल। बेयरली, बेयरली मतलब ओनली या बहुत मुश्किल से। He just caught the train, मतलब only he just caught the train, मतलब he only caught the train, उसने केवल ट्रेन पकड़ी। He just managed to escape, मतलब उसने मुश्किल से ट्रेन पकड़ी, ऐसे भी कह सकते हैं। He just managed to escape, यानी वह किसी तरह भागने में, वहां से बचने में कामयाब हुआ। He just managed to escape। पॉइंट सी, द मीनिंग ऑफ पॉइंट सी में जस्ट का है। Just has one more meaning suggesting sense of at this very moment, exactly, यानी just का एक मीनिंग और भी है जो यह हमें सुझाव देता है कि at this very moment, यानी कि ठीक इसी वक्त। at this very moment यानी अभी अभी, exactly मतलब ठीक इसी समय। The clock has just struck 2, यानी इसी समय, अभी अभी, तुरंत घड़ी ने 2 बजाए हैं। He has just gone out means exactly right now, यानी अभी अभी वह बाहर गया है। This is just what I wanted means this is the same point, यही वह बात है जो मैं कहना चाहता था, what I wanted। तो this is also the meaning of just। 18th point is fairly and rather, both these are adverbs of quantity, ये दोनों ही adverbs of quantity हैं। Both of these are adverbs of quantity, ये adverbs of quantity है। The difference between them is that, इन दोनों में अंतर यह है कि fairly has the sense of liking और appreciation। fairly में liking और appreciation का सेंस होता है, यानी पसंद का और पसंद का सेंस या अर्थ होता है, और अप्रिसिएशन का, अप्रिसिएशन मतलब अप्रिसिएशन मतलब तारीफ करना, प्रशंसा, प्रशंसा करना, प्रशंसा का अर्थ होता है इसमें फेयरली में। वाइल रादर हैज द सेंस ऑफ डिसलाइकिंग, लेकिन रादर में कहीं ना कहीं अनिच्छा यानी डिसलाइकिंग मतलब किसी चीज को पसंद नहीं करने या डिसअप्रूवल या अनुमति न देने का अर्थ या भाव होता है, यानी कि किसी चीज को आप अनिच्छा से आप करते हैं, यानी उसको आप पसंद नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, डिसअप्रूव करते आप उसको। therefore care should be taken not to use expressions in which there may, इसलिए इस तरह का ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह के एक्सप्रेशंस हमें नहीं प्रयोग करने चाहिए जिसमें कि हमें इस तरह के सेंटेंसेस प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें कि हो सकती है मे बी मिंगलिंग ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, जिसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मिक्सचर सा हो जाए, मिल जाए, मिलावट हो जाए, ऐसे सेंटेंसेस का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रॉन्ग, निम्नलिखित एक्सप्रेशंस गलत हैं।
फेयरली डल, फेयरली अगली, फेयरली बैड, फेयरली स्लो, फेयरली कनिंग। यानी फेयरली तो प्रशंसा के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए होता है, तो डल, अगली और बैड और स्लो और कनिंग इनको तो कोई पसंद नहीं करता है, इनको तो कोई लाइक नहीं करता है और इनको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता है। इनकी कोई प्रशंसा क्यों करेगा डल की या अगली की, तो इसलिए बैड की, तो इसलिए ये एक्सप्रेशंस कैसे गलत है। इसी तरह से रादर इंटेलिजेंट, रादर ब्यूटीफुल, रादर गुड, रादर क्विक, रादर ऑनेस्ट, रादर जेंटल, तो ये जो एडजेक्टिव्स है ये सभी कैसे है, इंटेलिजेंट की तो प्रशंसा भी होनी चाहिए और इसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, तो ये यहाँ पर अनिच्छा तो व्यक्त नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये सब गलत। ब्यूटीफुल की भी प्रशंसा होनी चाहिए, लोग इसको वेलकम करते हैं ब्यूटी को, तो ये भी यहाँ पर प्रयोग गलत है। इसी तरह से गुड, इसी तरह से क्विक, ये भी सब इनको भी अप्रिशिएट किया जाता है और वेलकम भी किया जाता है। ऑनेस्ट को भी वेलकम किया जाता है और ऑनेस्ट को अप्रिशिएट भी किया जाता है। रादर जेंटल, तो इन सबको ही, जेंटल को भी अप्रिशिएट किया जाता है और इसको वेलकम किया जाता है। तो ये तो सब रादर के साथ लिखे हुए हैं, जिनको अप्रिशिएट या वेलकम किया जा सकता है, और जिनको नहीं किया जा सकता वो फेयरली के साथ लिखे हुए, इसलिए दोनों ही गलत है। अब हो क्या सकता है, एक दूसरे का एक दूसरे के साथ अगर चेंज कर दे तो ये सही हो सकते हैं। इन द एक्सप्रेशंस गिवन अबव फेयरली शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रादर, यानी फेयरली का प्रयोग रादर के स्थान पर, एंड रादर इन प्लेस ऑफ फेयरली, और रादर का प्रयोग फेयरली के स्थान पर किया जाए तो ये प्रयोग सही हो जाएंगे। द वेदर इज फेयरली प्लेजेंट, जो वेदर है वह काफी फेयरली प्लेजेंट है, यानी कि प्रशंसा युक्त है और वेलकमिंग प्लेजेंट है। द डे इज रादर हॉट, और यानी कि इतना हॉट है कि हम उसको वेलकम नहीं करना चाहते, तो द डे इज रादर हॉट, यानी इसको एक्सेप्ट करने में अनिच्छा है। द हाउस इज फेयरली कंफर्टेबल, यानी कि ये हमारे लिए यूजफुल है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं, वेलकम करते हैं। द हाउस इज रादर अनकंफर्टेबल, यानी ये अनैच्छिक है। इस तरह से इनका हम प्रयोग करते हैं, तो इनके अर्थों को हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट इज 19, नो एंड नॉट, और नो और नॉट, नो स्लैश नॉट। पॉइंट ए, नो इज यूज्ड लाइक एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन, नो का प्रयोग एक नाउन के रूप में किसी एडजेक्टिव से पहले किया जाता है, एक एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले किया जाता है। जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है, वैसे नो भी एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन से पहले आता है। आई हैव नो पेन, तो यहाँ नाउन से पहले नो आया है। देयर इज नो बॉय इन द क्लास, तो यहाँ भी नो बॉय यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में आया है। बी पॉइंट इज नॉट इज यूज्ड आफ्टर एन ऑक्सिलरी, नॉट का प्रयोग ऑक्सिलरी के रूप में किया जाता है। नॉट इज यूज्ड आफ्टर एन ऑक्सिलरी, नॉट का प्रयोग ऑक्सिलरी के बाद किया जाता है। ही डज नॉट रीड, या डज ऑक्सिलरी है और उसके बाद नॉट आया है। ही इज नॉट देयर, तो यहां नॉट इज के बाद आया है, तो ये डज भी ऑक्सिलरी है एंड इज भी यहां पर ऑक्सिलरी है। पॉइंट सी, आफ्टर द अंडर नोटेड वर्ब्स नॉट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन क्लॉज, तो आफ्टर द अंडर नोटेड वर्ब्स, जो निम्नलिखित वर्ब्स हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, होप, बिलीव, थिंक, एक्सपेक्ट, सपोज, बी अफ्रेड, ये अंडर नोटेड वर्ब्स यानी नीचे लिखी हुई है। वर्ब नॉट इज यूज्ड इन द प्लेस, इन प्लेस ऑफ अ नाउन क्लॉज, यहाँ पर नाउन क्लॉज की जगह यानी कि नाउन क्लॉज के बदले में इन वर्ब्स के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। By this use the sentence becomes short also, इसके प्रयोग से या इन verbs के प्रयोग से सेंटेंस बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। जैसे hope, believe, think, ये सभी मैंने अभी पढ़ा। Can you go there? I'm afraid not. यहाँ ये ध्यान रखें कि इस तरह के सेंटेंसेस में जो I am afraid है, I am afraid का मतलब होता है I am sorry, तो I am sorry not, I am afraid not means I am sorry not, means I am sorry that I am not going, or I cannot go there. Can you go there? I am afraid not. I am afraid not means I am sorry, I cannot go there. तो I cannot go there की पूरी की जगह क्या आ गया, केवल नॉट आ गया, इसलिए कहा कि इस क्लॉज की जगह पूरा पूरा नॉट आ सकता है। इसी तरह से विल ही पास, आई एक्सपेक्ट नॉट मीन्स आई थिंक, आई एक्सपेक्ट, आई थिंक इन एडवांस दैट ही विल नॉट पास, तो दैट ही विल नॉट पास की जगह क्या आ गया, केवल नॉट आ गया।
तो इस तरह से यह पूरी क्लॉज की जगह पर आ गया, यानी इसने पूरे क्लॉज को ना लिख करके एक नॉट से ही पूरी समस्या हल हो गई। तो सेंटेंस शॉर्ट हो गया ऐसे कह सकते हैं, और क्लॉज की जगह पर ही आ गया। अगर हम यहाँ नॉट ऐसे नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा ये, फिर हमें लिखना पड़ेगा आई एक्सपेक्ट दैट ही विल नॉट पास। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वह पास नहीं होगा। यह आज मैं दीपावली के तीसरे दिन यह मैं लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूं, और कोशिश की कि पटाखों से बच जाऊं, लेकिन फिर भी पटाखे चारों तरफ अभी चल रहे हैं। हमारे बच्चों में उत्साह है, मैं पटाखों का समर्थन भी करता हूं, और इसलिए आप भी इनका समर्थन करिए, सुनिए और समर्थन करिए पटाखों का। तो इसलिए मैं अब इसको लेसन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, पटाखों की आवाज में ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि आप सदैव जब तक इस लेसन को आप लोग सुने तब तक आपको दिवाली की याद आती रहे। विल ही पास, आई एक्सपेक्ट नॉट मीन्स आई एक्सपेक्ट और आई थिंक दैट ही विल नॉट, तो पूरा दैट ही विल नॉट पास, इतने पूरे सेंटेंस की जगह केवल नॉट आ रहा है। तो इस तरह से ये एक पूरे क्लॉज की जगह यूज किया जा रहा है। इज ही फेयर, इज ही फेयर, आई सपोज नॉट। तो यहाँ पर आई सपोज दैट ही इज नॉट फेयर, तो दैट ही इज नॉट फेयर पूरा एक क्लॉज कहने की जगह केवल यहाँ पर नॉट क्लॉज की जगह पर यूज हो रहा है, और सेंटेंस को शॉर्ट भी कर रहा है। तो इस तरह से नॉट एक पूरी क्लॉज की जगह पर इन, होप, बिलीव, थिंक, एक्सपेक्ट, सपोज और बी अफ्रेड की जगह पर आ जाता है। पॉइंट डी इज नॉट इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर एन इन्फिनेटिव और अ जेरंड, यानी जेरंड और इन्फिनेटिव से पहले भी नॉट का प्रयोग किया जाता है। आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू डिस्टर्ब मी, तो ये इन्फिनेटिव से पहले नॉट आ गया। एंड यू आर रॉन्ग इन नॉट इनवाइटिंग मी, तो यहां भी नॉट का प्रयोग हो गया नेगेटिव सेंस में। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नो, नॉट, नन। तो नो, नॉट, नन का प्रयोग कैसे होता है ये अब हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। नो, नॉट एंड नन, नो, नॉट एंड नन के विषय में अब हम पढ़ेंगे। आइए, तो नो इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर अ पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और अ कंपेरेटिव डिग्री एडवर्ब। नो का प्रयोग पॉजिटिव या फिर कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या फिर कंपेरेटिव डिग्री एडवर्ब से पहले भी होता है। जैसे दिस इज नो गुड पेन, तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया। देयर इज नो बेटर पेन, तो यहाँ ये कंपेरेटिव डिग्री हो गया। एंड यू कैन ट्रेवल नो फास्टर बाय एनी मीन्स, तो यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब हो गया। तो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले नो का प्रयोग किया जाता है। बी पॉइंट इज वी शुड यूज नॉट इन प्लेस ऑफ नाउ। We should use not in place of now if the article a or n has been used before the noun or adjective. Means अगर noun और adjective से पहले कोई article a या n आता है तो फिर उससे पहले हमें not यूज करना चाहिए, और वहां पर हमें no यूज नहीं करना चाहिए, जो कि no का प्रयोग नहीं करना चाहिए, not का प्रयोग करना चाहिए। no यहाँ पर adjective की तरह यूज होता है, तो उसको ना यूज करके हमको एडवर्ब नॉट का प्रयोग करना चाहिए। नॉट अ ट्री और बुश वॉज देयर, तो यहाँ पर ए आया है, नाउन से पहले आर्टिकल ए आया है, या एन आता तो भी यहाँ हमको नॉट का प्रयोग करना चाहिए। देयर वॉज नॉट अ मैन, तो आर्टिकल नाउन मैन की जगह से पहले आर्टिकल ए आया है, इसलिए हमें यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना चाहिए। पॉइंट सी, वी शुड यूज नाउ नॉट बिफोर गुड और डिफरेंट। गुड और डिफरेंट से पहले हमको नो का प्रयोग करना चाहिए, नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब याद रखने वाली बात है। दिस इज नो गुड अब्यूजिंग हिम, दिस इज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट, तो यहां भी हमें गुड और डिफरेंट के साथ में नो का प्रयोग करना चाहिए। दिस इज द लेसन। पॉइंट डी इज वी शुड यूज नन बिफोर टू प्लस एडजेक्टिव।
अगर टू प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है या एडवर्ब का प्रयोग किया गया है तब हमें नन का यूज करना चाहिए, या फिर डी प्लस कंपेरेटिव एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है तो उसके साथ भी हमको नन का प्रयोग करना चाहिए। यानी नन का प्रयोग टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है, या फिर डी प्लस कंपेरेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो उससे पहले नन का प्रयोग होता है। हिज बिहेवियर टुवर्ड्स एस वॉज नन टू गुड। तो यहाँ नन टू गुड का मतलब क्या है, मतलब बहुत अच्छा नहीं था। मीनिंग तो यहाँ नन टू गुड का मतलब नॉट वेरी गुड ही होता है, लेकिन यह इस तरह से लिखा जाता है कि नन टू गुड, इस तरह से लिखा जाता है। ही इज नन द बेटर इन स्पाइट ऑफ माई हेल्प, मतलब वह मेरी हेल्प के बाद भी यहाँ बेटर नहीं है। तो यहाँ नन द बेटर का मतलब है नो बेटर। नन द बेटर का मतलब क्या है, ही इज नो बेटर इन स्पाइट ऑफ माई हेल्प। ही इज नॉट बेटर इन स्पाइट ऑफ माई हेल्प, इसका अर्थ मतलब यही होगा। लेकिन नन अगर डी लिखा हुआ है और कंपेरेटिव डिग्री है तो उसके साथ फिर नन का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द रूल। 21st पॉइंट इज हार्ड हार्डली। तो व्हाट इज अबाउट हार्ड हार्डली? नॉर्मली hard is an adjective but it can also be used as an adverb. normally hard तो adjective होता है लेकिन इसका प्रयोग adverb की तरह भी किया जा सकता है। as an adverb it means hard labor। एक adverb के रूप में इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम। it is used after the verb, यह verb के बाद प्रयोग किया जाता है। as he worked hard, यहां पर hardly नहीं आएगा। He worked hard for the examination, एग्जामिनेशन के लिए उसने कठिन परिश्रम किया। He tried hard to win the prize, उसने प्राइज जीतने के लिए कठिन परिश्रम किया। Hardly is an adverb of degree, hardly एक adverb of degree होता है। It means very little, scarcely, मतलब इसका अर्थ होता है बहुत कम, ना के बराबर, बहुत थोड़ा। It is used before a single verb or after the first auxiliary or in a compound or after the first auxiliary in a compound verb। तो इसका प्रयोग it is used before a single verb, इसका प्रयोग सिंगल वर्ब से पहले किया जाता है या फिर पहली ऑक्सिलरी के बाद कंपाउंड वर्ब में, यानी एक से ज्यादा शब्द की जो वर्ब होते हैं उसको कंपाउंड वर्ब कहते हैं। तो उस कंपाउंड वर्ब में फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद किया जाता है। For example, we can take examples here. I have seen him only once and therefore hardly know what type of man he is. तो मैंने उसको केवल एक बार ही देखा है और इसलिए बहुत मुश्किल से, हार्डली मीन्स बहुत मुश्किल से मैं जानता हूं कि वह किस तरह का आदमी है। He was so changed that I could hard रिकॉग्नाइजम, यहाँ हार्ड नहीं हार्डली है लेकिन हार्डली यहाँ से कट रहा है ली। तो आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइजम, बहुत मुश्किल से मैंने उसको पहचाना। इट इज अ न्यू मेडिसिन, यह नई दवाई है। इट हैज हार्डली बीन ट्राइड येट, और अभी मुश्किल से ही इसको ट्राई किया गया है, बहुत मुश्किल से या मुश्किल से इसको ट्राई किया गया है। नाउ फॉर एम्फोसिस हार्डली कैन बी यूज्ड, हार्डली का प्रयोग एम्फोसिस के लिए किया जा सकता है। द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस ऑल्सो, एज द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस ऑल्सो, मतलब यहाँ ये जो ए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ एज है, एज द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस ऑल्सो, एक सेंटेंस की बिगिनिंग के रूप में भी एम्फोसिस के लिए हार्डली का प्रयोग किया जा सकता है। Hardly had the train stopped. Hardly had the train stopped when he jumped out. जब वह कूदा ट्रेन से तो बहुत मुश्किल से गाड़ी रुकी ही थी, यानी कि ठीक से रुक नहीं पाई थी। 22nd लेट लेटली, लेट और लेटली का क्या अर्थ होता है, ये वी नीड टू अंडरस्टैंड इट नाउ। लेट लेटली,
तो लेट एज एडवर्ब मीन्स लेट इन टाइम, मतलब समय में विलंब। तो ही कम्स लेट एवरी डे, तो वह रोजाना विलंब से आता है। तो विलंब मतलब विलंब से, ही कम्स लेट एवरी डे, वह रोजाना विलंब से आता है। दी थेफ्ट वॉज कमिटेड लेट एट नाइट, जो चोरी थी वह देर रात में की गई थी। ही मैरिड लेट इन लाइफ, उसने विलंब से शादी की थी, यानी कि जीवन में उसने शादी बहुत विलंब से की थी। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, लेटली का मतलब है रिसेंटली, तो लेटली मीन्स रिसेंटली। एज ही हैज लेटली स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, उसने हाल ही में यानी रिसेंटली यानी हाल ही में उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। सॉरी। ही हैज लेटली शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, यानी वह हाल ही में एक नए मकान में शिफ्ट हो गया है। 23rd इज मोस्ट, मोस्टली। मोस्ट एज एडवर्ब मीन्स मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, मतलब मोस्ट का मतलब है अधिक, अधिकांश और अधिकतर हिस्सा, मैक्सिमम अधिकांश भाग, ऐसे भी हम कह सकते हैं। द मैन हुम आई लाइक मोस्ट मीन्स जिसको मैं अधिकांश चाहता हूं, या जिसको मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं, या जिसकी विषय में मेरी बहुत बड़ी चाहत है, इज जॉन, उसका नाम जॉन है। द मैन हु टॉक्स मोस्ट इज ऑफन हॉलो, तो वो जो है अधिकांशतर वह खोखला होता है। जो आदमी बहुत ज्यादा बातें करता है वो अधिकांश खोखला होता है, यानी उसमें कुछ होता नहीं है। सो मोस्टली मीन्स लार्जली, मोस्टली का मतलब होता है लार्जली। अब यहाँ मोस्ट से आगे हम मोस्टली, मोस्टली मीन्स लार्जली, एक बहुत बड़े हिस्से में ऐसे कह सकते हैं। द ऑडियंस कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब ऑडियंस जो थी उसमें सबसे ज्यादा क्या थे, स्टूडेंट्स थे। तो कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे, यानी एक बड़ा पार्ट जो था, जो निर्माण हुआ था, ऑडियंस का जो निर्माण हुआ था, उसमें बड़े पार्ट में स्टूडेंट्स थे। द स्टूडेंट्स वर मोस्टली इनअटेंटिव, तो जो स्टूडेंट्स थे वो अधिकांशतर स्टूडेंट्स इनअटेंटिव थे, यानी ध्यान नहीं दे रहे थे, ध्यान न देने वाले थे। हिज स्टॉक कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ आउटडेटेड थिंग्स, यानी उसका जो स्टॉक है, स्टॉक की जो कंसिस्टेंसी है वो अधिकांशतः आउटडेटेड थिंग्स से है, यानी गैर जरूरी चीजें या आउटडेटेड है, यानी जो अभी प्रचलन में नहीं है उनसे मिलकर के उसका स्टॉक बना हुआ है। द स्प्लिट इन्फिनेटिव 24, एन इन्फिनेटिव एज वी नो कंसिस्ट्स ऑफ 2 प्लस वर्ब, यानी इन्फिनेटिव जो होता है वह 2 प्लस वर्ब से मिलकर के बना होता है। Therefore, no adverb should be placed between to and the verb, इसलिए to और verb के बीच में कोई adverb नहीं लिखना चाहिए या रखना चाहिए। If we do so, अगर हम ऐसा करेंगे या करते हैं, we shall be splitting the infinitive, तो हम infinitive को तोड़ रहे होंगे, यानी बांट रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। इन ग्रामर इट इज कॉल्ड स्प्लिट इन्फिनेटिव फॉल्ट, ग्रामर में इसको स्प्लिट इन्फिनेटिव का फॉल्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस पर जरा देखें, ध्यान से पढ़ें। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव, मैं तुमसे कृपया छुट्टी देने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। इन दिस सेंटेंस काइंडली हैज बीन प्लेस्ड बिटवीन टू एंड ग्रांट, इनमें टू और ग्रांट के बीच में यहाँ काइंडली लिख दिया गया है। दिस इज अ ग्रामेटिकल फॉल्ट, इसको हम ग्रामेटिकल फॉल्ट कहते हैं। द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस वुड बी, इस सेंटेंस की जो सही फॉर्म है वह होगी आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी, तो यह इसकी सही फॉर्म होगी। तो इस तरह की सही फॉर्म के साथ ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अकॉर्डिंगली दी फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट, ऊपर जिस तरह से लिखा गया उसी तरह से ये जो सेंटेंसेस हैं ये करेक्ट है। आई एडवाइज यू टू रीड द बुक केयरफुली, मैं तुम्हें पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ने का सुझाव देता हूं। आई इंस्ट्रक्ट यू टू कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, मैं तुम्हें डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाने के लिए इंस्ट्रक्ट करता हूं या आदेश देता हूं। आई डायरेक्ट यू टू रीच द ऑफिस पंक्चुअली एवरी डे, मैं तुम्हें रोजाना पंक्चुअली समय से ऑफिस पहुंचने के लिए मैं डायरेक्ट करता हूं या मैं तुम्हें आदेश देता हूं या निर्देश देता हूं।
नेक्स्ट इज 25th पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड एडवर्ब, यानी प्रेजेंट परफेक्ट और एडवर्ब का क्या रिलेशन है। इन अ सेंटेंस इन दी प्रेजेंट टेंस, ऐसा सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस में होता है, नो एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज सजेस्टिव ऑफ पास्ट टेंस शुड बी यूज्ड। कोई भी अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कोई भी एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज जो कि पास्ट टेंस का सुझाव देता हो या जिससे पास्ट टेंस का संबंध हो, उस एडवर्ब को कभी भी उस सेंटेंस में यूज नहीं करना चाहिए। एज सच दी फॉलोइंग सेंटेंसेस आर रॉन्ग, इस तरह से जो निम्न प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं ये गलत हैं। आई हैव अराइव्ड हियर यस्टरडे, तो यस्टरडे पास्ट का है एंड आई हैव अराइव्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसलिए ये सेंटेंसेस गलत है। आई हैव ज्वाइंड माई ड्यूटीज लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ पास्ट का है, पास्ट के लिए पास्ट का एडवर्ब है एंड आई हैव ज्वाइंड प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए ये भी दोनों आपस में गलत है। आई हैव पास्ट एमए लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर पास्ट का है एंड आई हैव पास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसलिए यह भी गलत है। द above noted sentences are in the present perfect tense, ये जो ऊपर लिखे हुए जो sentences हैं ये सभी the above noted sentences, ये सभी sentences हैं ये सभी present perfect tense में लिखे हुए हैं। while the adverbs connected with them are suggestive of past tense, जबकि इनके जो adverbs हैं वो सभी past tense का सुझाव देते हैं या past tense दिखाते हैं दर्शाते हैं। Therefore they are all wrong, इसलिए ये सभी गलत है। The correct form of these sentences would be as follow, इनकी निम्न प्रकार के sentences में इनकी सही रूपरेखा या सही इनकी फॉर्म होगी। I arrived here yesterday, तो यहाँ चूंकि yesterday past का टाइम है और arrived भी simple past tense है, तो इसलिए ये sentence सही है। I joined my duties last month भी past showing time है एंड ज्वाइंड भी सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसलिए ये सही है। आई पास्ट एमए लास्ट ईयर, यह भी कैसा है, सही है। Now 26 point is there introductory, there some sentences begin with there, कुछ sentences there से start होते हैं, शुरू होते हैं। In these sentences there has no significance nor is an adverb of place, इस तरह के सेंटेंसेस में देयर का कोई स्थान नहीं होता है या कोई महत्व नहीं होता और ना ही उनका कोई स्थान होता है। इन दीज सेंटेंसेस आफ्टर देयर कम्स इन दीज सेंटेंसेस आफ्टर देयर कम्स एन इंट्रांजिटिव वर्ब और वर्ब टू बी, इस तरह के सेंटेंसेस में देयर के बाद या तो कोई इंट्रांजिटिव वर्ब आती है या फिर वर्ब टू बी मतलब इज एम आर वॉज वर्ब में से कोई वर्ब आती है। एंड आफ्टर दैट कम्स द सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो ये सभी सेंटेंसेस मैं पहले पढ़ा चुका हूं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ मैन इन द रूम, देयर केम अ टाइगर फ्रॉम द वुड, देयर इज अ फंक्शन टुमारो, इसमें सभी ये वर्ब टू बी है, इज एम आर वाली वर्ब है एंड एक यहाँ पर एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन, 27th पॉइंट इज एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन, एडवर्ब्स और प्रेपोजिशन के विषय में क्या। नंबर 1 ए, नॉर्मली नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर एन एडवर्ब, एडवर्ब से पहले कोई भी प्रेपोजिशन नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। देयरफॉर नो प्रेपोजिशन शुड बी यूज्ड बिफोर सच एडवर्ब्स, इस तरह से कोई भी प्रेपोजिशन एडवर्ब से पहले प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि रिस्पेक्टेबली या रिस्पेक्टफुली लिखा हुआ है, इस तरह का कोई मतलब इनके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन एडवर्ब्स के साथ शुरू नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से रिस्पेक्टफुली लिखा हुआ था, हम्बली है, पोलाइटली है, काइंडली है, स्लोली है, इस तरह के एडवर्ब्स के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ होना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। Therefore the following sentences are wrong, इसलिए निम्नलिखित सेंटेंसेस सभी गलत है। विद रिस्पेक्टफुली, विद हम्बली, विद पोलाइटली, ये सभी सेंटेंसेस गलत है। विद शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑल दीज सेंटेंसेस, जिन सभी सेंटेंसेस से विद शब्द को अगर हटा देंगे तो ये सभी सेंटेंसेस सही हो जाएंगे। पॉइंट बी, समटाइम्स कुछ समय
सम टाइम शोइंग वर्ड्स, कभी कभी कुछ टाइम दिखाने वाले जो वर्ड्स हैं सच एज मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, ईयर, ये जो है एटसेट्रा हैव सच क्वालिफाइंग वर्ड्स, इनके कुछ इस तरह से क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं बिफोर देम एट एज दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, ऑल एटसेट्रा। इन दैट केस नो preposition इज यूज्ड बिफोर देम। इस तरह इनसे पहले कोई भी preposition यूज नहीं किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, समटाइम शोइंग वर्ड्स सच एज मॉर्निंग, कभी कभी कुछ समय ऐसा होता है जिसमें कोई टाइम शोइंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, डे है, नाइट है, मंथ है, ईयर है, एटसेट्रा हैव सच क्वालिफाइंग वर्ड्स बिफोर देम। इनसे पहले यानी मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, ईयर से पहले कुछ क्वालिफाइंग वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे ये क्वालिफाइंग वर्ड्स है, दिस है, दैट है, नेक्स्ट है, लास्ट है, ऑल है। अगर इस तरह से कोई क्वालिफाइंग वर्ड आ रहा है इस तरह से टाइम शोइंग एडवर्ब्स या वर्ड्स से पहले, इन दैट केस नो preposition इज यूज्ड बिफोर देम, तो इनसे पहले कोई preposition का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ही केम लास्ट इवनिंग, वह लास्ट इवनिंग आया। ही लेफ्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, ही वर्क्ड ऑल डे, ही इज कमिंग दिस इवनिंग, ही डिड नॉट गो दैट डे। तो इनमें देखिए कहीं भी इनसे पहले preposition नहीं आया है। पॉइंट सी, बट इफ द टाइम शोइंग वर्ड्स आर यूज्ड विद द क्वालिफाइंग वर्ड्स, लेकिन अगर टाइम शोइंग वर्ड्स आर यूज्ड विदाउट द क्वालिफाइंग वर्ड्स, यानी दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, इनके बिना अगर कोई टाइम शोइंग वर्ड्स यूज हो रहे हैं, प्रॉपर preposition शुड बी यूज्ड बिफोर देम, तब उनसे पहले प्रॉपर preposition का प्रयोग किया जाना चाहिए। आई शैल मीट यू इन द इवनिंग, मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा। तो यहाँ पर कोई क्वालिफाइंग वर्ड्स यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसलिए यहाँ preposition इन द इवनिंग, इन द डे, ऑन संडे, इन द नाइट, चूंकि इनसे पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो इसलिए इनसे पहले preposition यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज होम इज नॉर्मली अ नाउन। होम जो है वह नॉर्मली एक नाउन होता है। होम ये जो वर्ड है ये नॉर्मली एक नाउन होता है, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन इसका प्रयोग एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में भी किया जाता है। इन दैट केस नाइदर अ preposition नॉर अ रिलेटिव एडजेक्टिव शुड बी यूज्ड बिफोर इट। इस केस में जब इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में प्रयोग किया जाता है उस समय इसके सामने ना तो कोई preposition का प्रयोग किया जाता है और ना ही किसी रिलेटिव एडजेक्टिव यानी कि रिलेटिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके आगे शुड मतलब इनके आगे नहीं प्रयोग किया जाता। एज आई एम गोइंग होम, तो यहाँ वर्ब के बाद सीधा होम एडवर्ब आ गया। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, इस तरह से यह सेंटेंस करेक्ट है, बट वी कैन नॉट से आई एम गोइंग टू होम। हम आई एम गोइंग टू होम हमें नहीं कहना चाहिए, और आई एम गोइंग माई होम हम ऐसे नहीं हमको कहना चाहिए। यहाँ पर यह ध्यान रखिए, हम आगे पढ़ेंगे लेकिन यहीं पर यह चीज मैं कह देता हूं, जब ये होम है, जब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तब ये केवल होम है, या जब केवल होम लिखा है तब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उस समय इसके आगे कोई preposition नहीं आना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे आई एम गोइंग माई होम, तो ये माई जो है ये हमेशा नाउन से पहले आता है। तो माई लिखने के कारण अभी ये होम नाउन हो गया, अब ये एडवर्ब नहीं बचा। जब ये एडवर्ब नहीं रहा तब हम यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर हम टू लिखेंगे, आई एम गोइंग टू माई होम ऐसे लिखेंगे, तब ये सेंटेंस सही होगा। यानी आई एम गोइंग टू होम ये भी गलत है, यानी इसमें टू नहीं आएगा, इसका आई एम गोइंग होम सही होगा, एंड इसमें आई एम गोइंग टू माई होम इस तरह से सही होगा। दी फॉलोइंग सेंटेंसेज आर करेक्ट, इस तरह से ये जो निम्नलिखित सेंटेंसेज हैं ये सभी कैसे हैं, सही है। जैसे नाउ वी शुड रिटर्न होम, व्हेन डू यू गो होम, आई गो होम बाय बस, इस तरह से ये सभी सेंटेंसेस सही है। और इस वीडियो में यहीं तक था, और इस तरह से एडवर्ब टॉपिक आपका खत्म होता है। अगला टॉपिक होगा कंजंक्शन, उसके लिए आप इस अपने वीडियो इस लेसन को तैयार करिए, पढ़िए, समझिए। तब तक कंजंक्शन के विषय में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।